इसका क्या अर्थ है? सबसे पहले जैव प्रौद्योगिकी का हम अर्थ समझते हैं। जैव प्लस प्रौद्योगिकी, जैव मतलब जीवन से है, जीव विज्ञान से है, प्रौद्योगिकी यानी कि तकनीकी। तकनीकी कौन सी तकनीकी? जो कि सूक्ष्म जीवों की मदद से की जाती है। ये दो शब्द हैं, जीव विज्ञान जैव से और प्रौद्योगिकी शब्द के मेल से हुई है। इसका अर्थ है तकनीकी या प्रौद्योगिकी में जीव या जीव प्रक्रियाओं का प्रयोग। मतलब किसी भी टेक्नोलॉजी में जीव की या जीव की प्रक्रियाओं का प्रयोग। इस संदर्भ में दही बनना, डबल रोटी, किण्वन द्वारा शराब बनाना, जो सभी सूक्ष्म जीव की मदद से होते हैं कि सारी प्रक्रियाएं जैव प्रौद्योगिकी का ही रूप है। तो समझ में आया बच्चों? ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ, जैव और प्रौद्योगिकी, जीवों की मदद से होने वाली टेक्नोलॉजी। तो हमने पिछले पाठ में दही और दही का बनना, डबल रोटी का बनना, ये सब सूक्ष्म जीवों की मदद से होता है, ये सब हमने पढ़ा। आगे देखते हैं बच्चों। अब इसकी हम अलग अलग परिभाषाएं, जिससे कि इसका अर्थ और इसका उपयोगिता हमें स्पष्ट हो जाएगी, वो हम यहाँ पर देखते हैं। वह सभी उत्पादन प्रक्रियाएं जो सूक्ष्म जीवों की प्राकृतिक क्षमताओं पर आधारित हैं, परंपरागत प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है। जो प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी थी उसमें सूक्ष्म जीवों की क्षमताओं पर आधारित सभी प्रक्रियाएं जैव प्रौद्योगिकी कहलाती थी। लेकिन ये थी प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। अब हम जो आज के संदर्भ में, आज के परिप्रेक्ष्य में जो परिभाषा है वो देखते हैं। जीवों के जीनोटाइप में मनुष्य के लिए लाभ की, जिससे मानव का फायदा हो, की दृष्टि से किया गया आनुवंशिक फेरबदल आज जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। वैसे आनुवंशिक फेरबदल को हम आनुवंशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में आनुवंशिक अभियांत्रिकी ही जो है, जो कि मानव के लाभ के लिए की जाने वाली आनुवंशिक फेरबदल है, वो कहलाता है जैव प्रौद्योगिकी कहा जाता है। तो ये जो आज के परिप्रेक्ष्य में नवीन जैव प्रौद्योगिकी की यही परिभाषा कही जाती है। तो ये जीनोटाइप और फिनोटाइप हमने पढ़े हैं बच्चों। देखते हैं, हम आगे देखेंगे यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ की परिभाषा। एक यूरोपियन कंट्रीज का एक संघ बना हुआ है बायोलॉजी के कार्य से रिलेटेड, जैव प्रौद्योगिकी संघ। उनकी दी हुई परिभाषा देखते हैं। उत्पादों, प्रोडक्ट्स जो मिल रहे हैं और सेवाओं के लिए जो हमें प्रोडक्ट्स और जो फायदे इनसे मिल रहे हैं, प्राकृतिक विज्ञान व जीवधारियों की कोशिकाओं, उनके अंगों, आणविक अनुरूपों का समाकलन, समाकलन मतलब उन सब का समावेश जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। किसके लिए? उत्पादों के लिए और सेवाओं के लिए। इन सब प्राकृतिक विज्ञान, जीवधारियों की कोशिकाओं, अंगों और उनके आणविक अनुरूपों, इन सबका समाकलित रूप, सबका कंबाइंड रूप जो है वो जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो ये किसकी परिभाषा है बच्चों? यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ की। अब अंतिम रूप से हम जो आजकल के परिप्रेक्ष्य में है वो जिसके बारे में हम इस पूरे पाठ में आगे पढ़ेंगे, सूक्ष्म जीवों, संवर्धित ऊतकों, कोशिकाओं के भागों की क्षमताओं के प्रौद्योगिकी प्रयोग को प्राप्त करने के लिए जो ये सब चीज़ें हैं, इनके प्रौद्योगिकी प्रयोग को प्राप्त करने के लिए जैव रसायन, सूक्ष्म जीव विज्ञान और आनुवंशिक अभियांत्रिकी, ये तीनों शाखाओं का समाकलित उपयोग जो है वही जैव प्रौद्योगिकी है। और इस पाठ में हम तीनों चीज़ें पढ़ेंगे, जैव रसायन भी पढ़ेंगे, सूक्ष्म जीव विज्ञान भी पढ़ेंगे और आनुवंशिक अभियांत्रिकी भी पढ़ेंगे। तो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, इस पाठ के परिप्रेक्ष्य में इन तीनों का कंबाइंड अध्ययन ही जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। समझ में आया बच्चों? तो ये मोटी मोटी चारों परिभाषाएं हैं जैव प्रौद्योगिकी की। समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हैं बच्चों।
जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। तो सबसे पहले हम विज्ञान में कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसका प्रिंसिपल, उसका सिद्धांत क्या है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैव प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी का तो आजकल युग है। हर क्षेत्र में, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का, टेक्नोलॉजी की मदद हम ले रहे हैं। आईटी सेक्टर खुल गए हैं, इंटरनेट की टेक्नोलॉजी खुल गई है, ऑनलाइन काम करने की विधाएं डेवलप हो गई हैं, मेडिकल प्रोफेशन में ऑनलाइन रोबोटिक सर्जरीज की जा रही हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी का ही हिस्सा है। हम इसका एक थोड़ा सा भाग और थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भाग, जो इसका बेस है और इसका प्रिंसिपल है, वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों को हम दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला है आनुवंशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब आनुवंशिक अभियांत्रिकी का जनक सबसे पहले पूछा जाता है। पॉल बर्ग वैज्ञानिक को आनुवंशिक अभियांत्रिकी का जनक कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो शुरुआत करी थी आनुवंशिक अभियांत्रिकी की, वो पॉल बर्ग जी के द्वारा की गई। अब जीवों में वांछित लक्षण प्रारूप प्राप्त करने के लिए उसके आनुवंशिक पदार्थ, अब आनुवंशिक पदार्थ क्या है बच्चों, मैं एक आपको हमेशा से बताती आई हूँ। ये कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक है, केंद्रक के ऊपर गुणसूत्र हैं, और इन गुणसूत्रों के ऊपर क्या है, जीन्स। गुणसूत्रों के ऊपर क्या है बच्चों, जीन्स। ये देखते हैं अपन, ये जीन्स कैसे हैं, ये छोटे छोटे जीन्स हैं, दिखाई दे रहे हैं आप सबको। ये रेड कलर के जो डॉट्स मैं दिखा रही हूँ, ये है जीन्स। तो ये जो जीन्स हैं, ये वास्तव में किससे मिलके बने हैं, ये क्या है, जीन्स। तो ये जीन किससे मिलके बने हैं, डीएनए से। जीन क्या है, डीएनए खंड। ये जीन्स क्या है बच्चों, डीएनए के खंड। ये क्या है, आनुवंशिक पदार्थ। तो ये हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं। कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका के केंद्रक के गुणसूत्र के ऊपर जीन्स पाए जाते हैं। और प्रत्येक जीन एक लक्षण को, किसी भी जीव का जीन, कई जीन, सैकड़ों करोड़ों जीन्स पाए जाते हैं, और हर जीन एक लक्षण को निर्धारित करने में सक्षम होता है। तो जिस लक्षण को जो जीन निर्धारित करता है वो कहलाता है लक्षण प्रारूप। जीवों में वांछित लक्षण प्रारूप प्राप्त करने के लिए उसके आनुवंशिक पदार्थ यानी कि जीन्स में को जोड़ना क्या काम करते हैं, इसको जोड़ भी सकते हैं, इसको हटा भी सकते हैं, या उसको ठीक भी कर सकते हैं। तो तीन काम इसमें किए जाते हैं आनुवंशिक अभियांत्रिकी में। या तो एक जीन और जोड़ दिया हमने, एक रेड जीन थे यहाँ पर, बीच बीच में हमने ये पिंक कलर के जीन्स भी डाल दिए, तो ये हमने जोड़ दिया। या हमने पूर्व वाले जीन्स को हटा दें, हम जो पहले जीन्स हैं उनको हटा दें, या उनको रिपेयर कर दें, ठीक करके उनकी जगह दूसरे लगा दें। इसे कहा जाता है आनुवंशिक अभियांत्रिकी। समझ में आया, कुछ भी नहीं है, केवल आनुवंशिक अभियांत्रिकी में जीन्स को, आनुवंशिक पदार्थ को एक बदला जाता है, या ठीक किया जाता है, या नया जोड़ा जाता है, जिससे कि उस जीव का लक्षण प्रारूप बदल जाता है। इसे टेलरिंग ऑफ डीएनए, टेलरिंग यानी सिलाई। सिलाई ऐसा नहीं कि मशीन पे सिल देते हैं हम इसको, लेकिन जीन को लगाना, हटाना और ठीक करना, ये सब को क्या कहा है, टेलरिंग ऑफ। और किसकी टेलरिंग कर रहे हैं, जीन क्या है, डीएनए का खंड। डीएनए के खंड के साथ हम ये सब चेंजेस कर रहे हैं, इसलिए इसे टेलरिंग ऑफ डीएनए भी कहा जाता है। आगे देखते हैं बच्चों, लक्षण। अभी मैंने आपको बताया लक्षण प्रारूप, अब अपना ये बार बार काम में आएंगे आनुवंशिक अभियांत्रिकी में। लक्षण प्रारूप क्या है और जीन प्रारूप क्या है। तो लक्षण प्रारूप को कहा जाता है फिनोटाइप।
लक्षण प्रारूप क्या कहलाता है? फिनोटाइप। किसी सजीव की बाह्य आकारिकी प्रदर्शन को लक्षण प्रारूप कहा जाता है, जैसा कि बाहर से दिखाई जाता है। जैसा गुण या लक्षण जो कि बाहर से दिखाई देता है उसको, जैसा लक्षण नाम है उसे लक्षण प्रारूप कहते हैं। लेकिन दूसरा है जीनोटाइप, जिसे जीन प्रारूप कहते हैं। किसी सजीव की जीन संरचना, आनुवंशिक कारकों के संयोग को जीन प्रारूप कहते हैं, जो उसकी आंतरिक बनावट है। जैसे हमने मेंडल के नियम में, प्रथम प्रभाविता के नियम में पढ़ा था कि जब हमने कैपिटल टी का क्रॉस दो अलग अलग ये लेकर के और पहली पीढ़ी प्राप्त हुई, तो इसमें हमें दो तरह के सभी लंबे पौधे, सभी पौधे कैसे थे? लंबे पौधे कैसे प्राप्त हुए थे? ये हमने लिए थे शुद्ध लंबे, और ये हमने लिए थे शुद्ध बौने। और इनका जब हमने क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में हमें सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। तो ये क्या था? सभी लंबे क्या है? उसका लक्षण प्रारूप। लेकिन उसमें एक लंबा है और एक बौना है, दोनों अलग जीन मौजूद हैं। तो ये जो इसका आंतरिक जीनी प्रारूप है ये कहलाता है जीन प्रारूप। वास्तविक आंतरिक जीनी संरचना कहलाती है जीन प्रारूप या जीनोटाइप, और जो बाहरी दिखावट है वो कहलाती है लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप। समझ में आया बच्चों? तो दिखाई देना, सभी का लंबा दिखाई देना, ये क्या है? फिनोटाइप। ये दिखना, बाहरी रूप से लंबे दिख रहे हैं लेकिन वास्तविक उसका जीनोटाइप में क्या है? उसमें लंबाई और बौनेपन दोनों का जीन मौजूद है। तो जीनोटाइप उसका अलग है और फिनोटाइप उसका अलग है। तो हमने उसका अनुपात अलग अलग पढ़ा था कि ये इनका जो जीनोटाइप, इसका जो फिनोटाइप अनुपात है वो था 3:1, जो कि कैसा था? लक्षण प्रारूप। लेकिन अगर उसका जीनोटाइप इसका देखें हम तो वो था 1:2:1, यानी कि एक शुद्ध लंबा, दो अशुद्ध लंबे और एक शुद्ध बौना। और लक्षण प्रारूप 3 लंबे और 1 बौना। ये जो दिखाई दे रहा है वो लक्षण प्रारूप, और जो वास्तविक आंतरिक संरचना उसकी जीनी संरचना है वो जीन प्रारूप। समझ में आया बच्चों? तो थोड़ा सा हमने रिवाइज कर लिया क्योंकि ये हमारे आगे काम आएगा। आगे दूसरा प्रकार का, पहला सिद्धांत था आनुवंशिक अभियांत्रिकी, दूसरा इसका है रासायनिक अभियांत्रिकी। जैसा हमें नाम से पता चल रहा है, रासायनिक अर्थात इस प्रक्रिया में कोई ना कोई रासायनिक पदार्थ काम में लिए जाएंगे। इस प्रक्रिया में निर्जमीकृत माध्यम में वांछित सूक्ष्मजीव या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की वृद्धि करवाई जाती है और बहुत सारे रासायनिक पदार्थ जो जैव उपयोगी हैं वो प्राप्त किए जाते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स, टीके, एंजाइम्स आदि। ये जैव महत्व के पदार्थ हैं। तो ये रासायनिक अभियांत्रिकी है जिसमें निर्जमीकृत यानी कि स्टरलाइज्ड माध्यम होता है। बिल्कुल वातावरण जो है बिल्कुल साफ, शुद्ध और स्टरलाइज्ड रखा जाता है। टेम्परेचर, प्रेशर मेंटेन करके रखे जाते हैं। वहाँ पर जो वांछित यानी कि जो हमारे लिए आवश्यक हैं, जो हम चाहते हैं, उन सूक्ष्मजीवों या सूक्ष्मजीव क्या है? सूक्ष्मजीव सभी सूक्ष्म से जो आंखों से दिखाई नहीं देते, जो सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देते हैं, वो कौन से सेल्स हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स, सबसे प्रिमिटिव सेल्स हैं। उनमें कौन आते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, कवक, ये सब इसमें आते हैं। तो इन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की स्टरलाइज्ड माध्यम में वृद्धि करवाई जाती है, उनको ग्रो करवाया जाता है प्रयोगशाला में, और बड़ी मात्रा में ये पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, जैसे एंटीबायोटिक, टीके और एंजाइम्स आदि प्राप्त किए जाते हैं। ये कहलाती है रासायनिक अभियांत्रिकी। समझ में आया बच्चों? तो दो सिद्धांत अपन ने पढ़े, एक आनुवंशिक अभियांत्रिकी और एक रासायनिक अभियांत्रिकी। आगे चलते हैं बच्चों। अब आनुवंशिक अभियांत्रिकी की कुछ विशेषताएं अपन यहाँ देखेंगे जो अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पर यहाँ हम उसके पॉइंट यहाँ पर अध्ययन करेंगे।
आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा वांछित जीन का समावेश किया जाता है, जिससे वांछित से क्या मतलब है बच्चों, जो हम चाहते हैं, जो हमारे फायदे की चीज है। यानी कि जैसे मानव में हम देखें तो रोग प्रतिरोधक कोई जीन, जैसे मधुमेह रोग है, आजकल बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है, तो मधुमेह के जीन की पहचान कर ली गई है और उस मधुमेह के जीन को इसका क्या किया जा रहा है, इसको हटा करके उसकी जगह ऐसा जीन डाला जा रहा है जिससे मधुमेह रोग, उसको निकालकर उसकी जगह दूसरा जीन डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर वांछित जीन का समावेश, ऐसा जीन जिससे कि मधुमेह रोग नहीं होगा उसको समावेशित कर दिया जाता है, जिससे कि वांछित लक्षण, यानी हम चाहते हैं कि मधुमेह रोग नहीं हो तो वो नहीं होगा। जैसे हम मान लीजिए हम चाहते हैं कि कोई भी हम जीन का कोई भी कैरेक्टर देख सकते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि कोई जंतु है, भेड़ है, तो उसमें ऊन, भेड़ से हमें ऊन चाहिए होती है, तो ऊन की मात्रा ज़्यादा करनी है, तो भेड़ की ऊन की मात्रा निर्धारित करने वाला जीन जो है, अगर मान लो कम ऊन पहले भेड़ की थी तो उसमें ऐसे जीन का समावेश कर देते हैं जो कि अधिक ऊन उत्पन्न कर सके, अधिक फर उत्पन्न कर सके, उस जीन को जोड़ दिया जाता है। तो जो संतति प्राप्त होती है उसमें अधिक ऊन वाली या अधिक फर वाली होती है, वो हमारे लिए लाभदायक है। समझ में आया बच्चों? दूसरा है आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा रोगजनक जीन को विलोपित, जैसे मैंने आपको बताया मधुमेह है, कैंसर के ऑन्कोजीन की पहचान कर ली गई है, उसको विलोपित भी कर दिया जाता है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी क्या मैंने बताया, टेलरिंग है, इसमें जीन जोड़े भी जाते हैं, जीन हटाए भी जाते हैं और जीन रिपेयर भी किए जाते हैं। तीनों काम इसमें किए जा सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। अब इसका एक फायदा क्या है कि अगर हम परंपरागत संकरण करें तो उसमें जो संतति आएगी उसमें वांछित जीन के साथ अनेक अवांछनीय और अनावश्यक जीन का भी समावेश और गुणन हो जाता है। किसमें? अगर हम सामान्य परंपरागत संकरण तकनीक करें तो जो जीन हम चाह रहे हैं उसके अलावा और अनावश्यक जीन भी उसमें बढ़ते जाते हैं, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग से इस समस्या का समाधान होता है कि जो जीन हम डालते हैं वही जीन उसमें गुणन करता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में पुनर्योगज डीएनए का निर्माण क्या क्या किया जाता है? पहला, पुनर्योगज डीएनए का निर्माण, जीन क्लोनिंग का प्रयोग और जीन स्थानांतरण शामिल है। ये तीन प्रोसेस मुख्य रूप से अपन आगे इनकी डिटेल पढ़ेंगे बच्चों, अभी हम इनके केवल नाम देख रहे हैं। पुनर्योगज डीएनए का निर्माण, पुनर्योगज डीएनए जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जो डीएनए पहले था उसमें कुछ एडिशन कर दिया, उसमें कुछ और भाग जोड़ दिया, कोई और जीन जोड़ दिया, तो वो डीएनए जो बनता है उसको पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। इसका निर्माण, जीन की क्लोनिंग और जीन का स्थानांतरण शामिल है। ये सब आनुवंशिक अभियांत्रिकी में किए जाने वाले कार्य हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसी लक्ष्य जीव में वांछित प्रकार के जीव प्रविष्ट कराने का, जीव नहीं है बच्चों, ये जीन होगा, यहाँ पर ये जीव नहीं है, इसको हम जीन पढ़ेंगे। जीन प्रविष्ट कराने का एक विश्वसनीय तरीका, एक बिल्कुल कंफर्म्ड श्योर शॉर्ट मेथड है जिसमें हम जो जीन चाहते हैं उसी को ही हम प्रवेश करा पाते हैं। अब हम देखते हैं, ये काम पढ़ा तो सही अपन ने, लेकिन इतना आसान नहीं है जितना हम सोच रहे हैं कि जीन को निकाला और जीन को लगा दिया, कपड़े को फाड़ा और कपड़े को सिल दिया। इतना आसान नहीं है, ये एक बहुत लंबा और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। अब प्रथम कृत्रिम पुनर्योगज डीएनए अणु का निर्माण, सबसे पहले ये काम किसने किया और कैसे किया? तो पुनर्योगज डीएनए अणु कैसे सबसे पहले बना? सर्वप्रथम 1972 में स्टैनले कोहेन, हर्बर्ट बोयर, इन्होंने इसका कृत्रिम डीएनए पुनर्योगज अणु का सबसे पहले निर्माण किया और इस कार्य के लिए इनको चिकित्सा और कार्यकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया। और किस में किया ये? एक जीवाणु में, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम जीवाणु के मूल प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक प्रतिरोधक जीन को जोड़ने में सफलता
प्राप्त की। किसमें? एक बैक्टीरिया था साल्मोनेला कुल का टाइफिमोरियम जीवाणु के मूल प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक प्रतिरोधक जीन को जोड़ने में सबसे पहले इन्होंने सफलता प्राप्त की। इस कार्य के लिए उन्होंने आणविक कैंचियां, तो ये शब्द हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, आणविक कैंचियां, जिस कैंची से हम कपड़ा काटते हैं, ये कैंची वैसी कहला तो उसके नाम रही है, लेकिन वैसी चीज़ नहीं है, ये एक प्रकार का एंजाइम है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा प्रतिजैविक प्रतिरोधक जीन वाले डीएनए खंड को काटा। इस डीएनए खंड को वाहक को अब काट के, ऐसा नहीं करते अपन ने कि ये इतना बड़ा डीएनए था, इसका हमने ये टुकड़ा कैंची से अलग कर दिया और उसको इस दूसरे डीएनए में चिपका दिया। ये काम इतना आसान नहीं है कि कैंची से काटा और फेविकोल से चिपका दिया। तो इसके लिए बहुत सारा डायरेक्ट इसको काट के इसको किसी वाहक के साथ जोड़ा जाता है और फिर उस वाहक को उस पोषक में प्रवेश कराया जाता है, जिससे वो उसके साथ जुड़ जाता है। डीएनए खंड को वाहक, तो ये पढ़ा अपन ने, वाहक जिसे हम वेक्टर भी कहते हैं। वेक्टर के रूप में, वाहक के रूप में हम दो चीज़ें यहाँ काम में लेते हैं, प्लाज्मिड और जीवाणुभोजी। आगे अपन इनके बारे में पढ़ेंगे। डीएनए से क्या करते हैं? डीएनए लाइगेज द्वारा, तो जोड़ने के लिए भी एक एंजाइम, काटने के लिए भी एक एंजाइम है, जोड़ने के लिए भी एक एंजाइम है, और उसकी बहुत सारी बहुलीकृत प्रतियां बनाने के लिए भी एक एंजाइम काम में लिया जाता है। काटने वाले को कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जोड़ने वाले को कहते हैं लाइगेज एंजाइम, और बहुत सारा करने वाले, एक से अनेक करने वाले को कहते हैं पॉलीमरेज एंजाइम। तो इस प्रक्रिया में ये तीनों एंजाइम काम में लिए जाते हैं। इस डीएनए से जोड़कर ई कोलाई जीवाणु में उसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो ये सबसे पहले ये काम किया गया पुनर्योगज डीएनए निर्माण का। ई कोलाई जीवाणु में यह डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ, बताया मैंने, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ ये अनेक प्रतिकृतियां बना लेता है। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन के ई कोलाई में गुणन को प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन की क्लोनिंग कहते हैं। एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन, यानी कि वो किसी विशिष्ट एंटीबायोटिक कोई भी हो सकती है, टेट्रासाइक्लिन हो सकती है, साइक्लोस्पोरिन हो सकती है, कोई भी एंटीबायोटिक का प्रतिरोध करने वाला जो जीन है उसको क्लोन कर लेते हैं ताकि वो उसको प्रतिरोध ना करे। समझ में आया बच्चों? आगे चलते हैं हम। आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा आनुवंशिक रूपांतरण कैसे किया जाता है? ये काम डीएनए को जोड़ना और डीएनए को अलग करना, ये काम कहलाता है रूपांतरण। वांछित जीन युक्त इसके हम 4-5 प्रोसेस हैं, जिस प्रोसेस के माध्यम से ये कार्य क्रमानुसार किया जाता है। वांछित जीन युक्त डीएनए खंड को, हमें कौन सा जीन चाहिए उसको सबसे पहले पहचानना पड़ता है। वांछित जीन या डीएनए खंड को परपोषी में स्थानांतरित डीएनए को परपोषी में सुरक्षित रखना और स्थानांतरित डीएनए को संतति में स्थानांतरित करना। तो ये कार्य आनुवंशिक अभियांत्रिकी या आनुवंशिक रूपांतरण में किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें पुनर्योगज डीएनए टेक्निक को काम में लिया जाता है। अब पुनर्योगज डीएनए टेक्निक के क्या क्या टूल्स हैं? किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए हमें जो जो चीज़ों की आवश्यकता होती है, हम प्लानिंग से उसको एकत्र करके रखते हैं। तो पुनर्योगज डीएनए टेक्निक के जो जो साधन हैं, जो जो टूल्स इसमें काम में आते हैं, उनको हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहला जो हम अभी इस पार्ट में पढ़ेंगे वो है प्रतिबंधन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये क्या काम करता है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पुनर्योगज डीएनए इस प्रतिबंधन एंजाइम के बिना ये प्रक्रिया नहीं हो सकती। सबसे प्रमुख साधन है ये
पुनर्योगज डीएनए टेक्निक का। दूसरा है पॉलीमरेज एंजाइम। मैंने आपको बताया था 3 मुख्य एंजाइम इसमें चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, दूसरा पॉलीमरेज जो पॉलीमर बनाता है, बहुलीकरण करता है, तीसरा लाइगेज जो कि 2 को जोड़ने का, 2 डीएनएज को जोड़ने का, चिपकाने का कार्य करता है। अगला है वाहक या वेक्टर, जिसके बिना ये काम संभव नहीं है। अगला लास्ट है परपोषी जीव। तो ये 1 2 3 4 5 चीजें जो हैं ये पुनर्योगज डीएनए टेक्निक के टूल्स हैं। आज हम इस पोर्शन में पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टूल पढ़ेंगे, प्रतिबंधन एंजाइम। तो चलते हैं बच्चों, प्रतिबंधन एंजाइम क्या है? प्रतिबंधन एंजाइम को आणविक कैंचियां भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं। तो ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, प्रतिबंधन या आणविक कैंचियां किसे कहते हैं, क्योंकि ये अणुओं को काटने का काम करती है। ये एंजाइम डीएनए को विशेष स्थलों से काटते हैं। तो थोड़ी सी हम डीएनए की संरचना याद कर लें। द्विकुंडलित होता है, इसका हमने स्पाइरल मॉडल पढ़ा है डीएनए का। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स में नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं जो एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं। तो वो निश्चित क्रम जो है हर जीन के डीएनए का अलग अलग होता है। ये केवल द्विसूत्री डीएनए पर ही क्रिया करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कैंची है तो हर चीज को काट देती है। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम जो हैं ये केवल द्विसूत्री डीएनए, तो डीएनए का ये हमने चित्र पढ़ा है ना, ये है डीएनए का चित्र। तो ये द्विसूत्री है, यहाँ पर अंदर बंद है, नाइट्रोजन क्षारक लगे हुए हैं अंदर, आपस में ये डबल स्ट्रैंड्स हैं इसके। यहाँ पर ए के साथ टी, जी के साथ सी, ये आपस में कैसे बंधित होते हैं? ये क्या है? नाइट्रोजन क्षारक। तो ये केवल प्रतिबंधन एंजाइम इसी डीएनए पर ही क्रिया करता है। सन 1963 में सबसे पहले 2 एंजाइम पृथक किए गए। ये एंजाइम ई कोलाई में जीवाणु भोजी की वृद्धि को रोकते हैं। ई कोलाई क्या है? इश्चीरिया कोलाई, ये एक जीवाणु है। इनमें से एक एंजाइम डीएनए में मिथाइल समूह को जोड़ता है और दूसरा एंजाइम डीएनए को काटता है, जिसे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस कहा जाता है। इसकी खोज ने डीएनए पुनर्योगज टेक्निक की। जब इन प्रतिबंधन एंजाइम की खोज हुई तभी इस पुनर्योगज टेक्निक की आधारशिला रखी गई। इस इम्पॉर्टेंट प्रतिबंधन एंजाइम के बिना ये टेक्निक नहीं हो सकती। जीवाणुओं के 230 से भी ज़्यादा प्रभेदों में 900 से अधिक प्रतिबंधन एंजाइम अलग कर लिए गए हैं। तो प्रतिबंधन एंजाइम ऐसा नहीं कि एक ही प्रतिबंधन एंजाइम है वो सब पर कार्य कर लेता है। अलग अलग डीएनए को काटने के लिए अलग अलग प्रतिबंधन एंजाइम पाए जाते हैं। प्रतिबंधन एंजाइम न्यूक्लियस समूह, कौन सा समूह है? न्यूक्लियस समूह के अंतर्गत आते हैं। अब ये 2 तरह के होते हैं। न्यूक्लियस एंजाइम जो है 2 तरह के हैं, एक है एक्सोन्यूक्लियस और एक है एंडो। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जो कि ये है मान लीजिए डीएनए, तो ये एक्सो यानी कि जो बाहर से काम करता है, एक्सो बाहर, और एंडो जो इसको अंदर इसके काम करता है। एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए के सिरे, ये जो इसके सिरे हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम सिरों पर से काटता है, सिरों पर से काटता है, और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बीच में से विशिष्ट स्थलों पर से काटता है। तो एक्सो और एंडो 2 तरह के होते हैं। एक्सोन्यूक्लियस केवल डीएनए के सिरों को काटता है और एंडोन्यूक्लियस उसको, एंजाइम को डीएनए के बीच में से विशिष्ट स्थानों पर काटता है। प्रत्येक प्रतिबंधन एंजाइम एक भिन्न पहचान अनुक्रम मतलब उसे, जैसे हमें अपनी चीज़ की पहचान होती है, हमारे घर में कोई चीज़ या हमारी बिलोंगिंग्स जो होती हैं हम उन्हें पहचानते हैं, ऐसे ही इसको जिस डीएनए को काटना है ये उसके अनुक्रम को, कौन से अनुक्रम होंगे बच्चों? डीएनए के क्षारक अनुक्रम,
ये अनुक्रम कौन से होंगे? क्षारक अनुक्रम। पिरिमिडीन और प्यूरिन क्षारक पाए जाते हैं, उनका जो क्रम है वो उस अनुक्रम को ये पहचानता है। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए अनुक्रम की लंबाई का निरीक्षण करके विशिष्ट पहचान अनुक्रम का अभिज्ञान करता है। मतलब ये इतना एक्सपर्ट होता है कि एक बार डीएनए के पास जाता है, उसकी पूरी लंबाई को निरीक्षण करता है और उसको जो विशिष्ट पहचान अनुक्रम है उसका अभिज्ञान कर लेता है। विशिष्ट अनुक्रम की पहचान होने के बाद डीएनए के दोनों सूत्रों को, डीएनए के जो दोनों सूत्र हैं को शर्करा फॉस्फेट आधार स्तंभ के विशिष्ट स्थानों से एंडोन्यूक्लियस द्वारा काटा जाता है। ये आणविक कैंचियां हैं, इसका काम यही है, पहले ये पूरे डीएनए का निरीक्षण करता है, उसको पहचान लेता है और फिर दोनों सूत्रों को शर्करा फॉस्फेट के जो आधार स्तंभ हैं इनके विशिष्ट स्थानों से काटता है। प्रत्येक प्रतिबंधन एंजाइम एक भिन्न पहचान अनुक्रम को, ऐसा नहीं है कि किसी भी डीएनए को कोई सा भी काट देता है, तो ये एक भिन्न पहचान अनुक्रम को ही पहचानता है। जिसको ये पसंद करता है ये उसी को ही पहचानता है। प्रत्येक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए में विशिष्ट पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड्स को, अब किसको पहचानता है? पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम पढ़ा है बच्चों? उल्टा और सीधा एक समान, ऐसा क्रम जिसको सीधा पढ़ने पर और उल्टा पढ़ने पर एक सा लगता है, ये कहलाता है पैलिंड्रोमिक अनुक्रम। तो पैलिंड्रोम क्या है? वर्णों का ऐसा समूह जिसमें बना शब्द आगे या पीछे से पढ़ने पर समान शब्द बनाता है। जैसे मलयालम, मलयालम में MALYALAM, इधर से भी पढ़ें तो MALAYALAM, मलयालम। डीएनए के दोनों सूत्रों के क्षारक युग्मों का ऐसा अनुक्रम जिसे पढ़ने का अभिविन्यास समान रखा जाए। तो जैसे मलयालम इधर से पढ़ें और इधर से पढ़ें, या हिंदी में इधर से पढ़ें और इधर से पढ़ें, एक समान रहता है। ऐसे ही डीएनए के दोनों सूत्रों के, डीएनए के डबल सूत्र हैं, हमें पता है ये एक सूत्र और दूसरा ये सूत्र, ये इसका एक और ये इसका दूसरा सूत्र। दोनों सूत्रों के क्षारक युग्मों का ऐसा अनुक्रम जिसे पढ़ने का अभिविन्यास, जैसे 5 से 3 डैश हो या 3 डैश से 5 डैश हो, उसके जो बीच में नाइट्रोजन क्षारकों का जो अनुक्रम है, जैसे GAATTC, ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन, इसको अगर अपन 5 से 3 पढ़ें तो भी ऐसे पढ़ा जाता है। अब अगर अपन 3 से 5 पढ़ें तो CTTAAG, है ना? यूं पढ़े चाहे यूं पढ़े, उल्टा सीधा एक समान है। तो ये कहलाता है डीएनए का पैलिंड्रोमिक अनुक्रम। प्रतिबंधन एंजाइम, ये एंजाइम है, पैलिंड्रोम क्षेत्र के मध्य से थोड़ा हटकर दोनों सूत्रों के समान क्षारकों को बीच में से काटता है, जिससे प्रत्येक सूत्र में एक चिपचिपा सिरा बन जाता है। मतलब बिल्कुल उसको बीच में से नहीं काटता, थोड़ा सा उससे हटकर काटता है, जिससे क्या होता है, दोनों सूत्र में एक चिपचिपा एंड बन जाता है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी में वाहक डीएनए व विदेशी डीएनए को एक ही प्रतिबंधक एंजाइम द्वारा काटा जाता है, जिससे दोनों के जो चिपचिपे सिरे होते हैं वो एक से होते हैं और वो आपस में बाद में चिपक जाते हैं। किस किस के? वाहक डीएनए के और विदेशी डीएनए के। दोनों के समान चिपचिपे सिरे जुड़कर पुनर्योगज डीएनए या काइमेरिक डीएनए का निर्माण करते हैं। अब ये क्रिया कैसे होती है, इसका एक चित्र हम यहाँ देख रहे हैं। तो ये है वाहक या संवाहक डीएनए, ये है बाहरी डीएनए, ऐसा है। अब ये हमने इसका आणविक रूप इसका दिखा दिया यहाँ पर ये इनका क्रम GAATTC, यहाँ पर भी यही क्रम है। अब ये जो जिगजैग निशान दिख रहा है, ये बाहरी डीएनए और ये संवाहक डीएनए। ये इसको बिल्कुल बीच में से नहीं काट करके थोड़ा सा किनारे पर से काटता है। इसको भी काटा और इसको भी काटा, तो एक चिपचिपा छोर यहाँ बन गया, एक चिपचिपा छोर
यहाँ बन गया। अब दोनों चिपचिपे छोर जब आपस में पास आते हैं तो ये एक दूसरे से मिल जाते हैं और दोनों के मिलने से वाहक के डीएनए और बाहरी डीएनए के मिलने से ये जो बनता है नया, ये कहलाता है पुनर्योगज डीएनए। तो ये चित्र आपको आना चाहिए बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। प्रतिबंधन एंजाइम कैसे क्रिया करता है, ये दोनों पहले से पैलिंड्रोमिक अनुक्रम हो गया, फिर उसको बीच से थोड़ा सा हट के काटा, दो चिपचिपे एंड बन गए, दोनों चिपचिपे सिरे डीएनए के आपस में जुड़ जाते हैं और पुनर्योगज डीएनए का निर्माण हो जाता है। आया समझ में बच्चों? आगे चलें। अब प्रतिबंधन एंजाइम को हम कैसे, इसका नाम कैसे रखते हैं? प्रतिबंधन एंजाइम का नामकरण, जैसे हम केमिस्ट्री में IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं, है ना, ऐसे ही हमें जंतुओं के वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए, जोलॉजिकल नाम लिखने के लिए एक हमने नियम बना रखे हैं। तो ऐसे ही इस प्रतिबंधन एंजाइम के नामकरण के भी कुछ नियम बना रखें। नाम का पहला कैपिटल अक्षर उस प्रोकैरियोटिक कोशिका के वंश के नाम का अक्षर होता है जिससे उसको प्राप्त किया गया, जिससे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिस प्रोकैरियोटिक जीवाणु से प्राप्त किया गया है उसका पहला अक्षर कैपिटल में लिखा जाता है। दूसरा और तीसरा अक्षर जाति से लिया जाता है। जैसे इस्चीरियम कोलाई से लिया गया तो कोलाई क्या है, उसकी जाति। तो पहला तो हो गया कैपिटल ई, कैपिटल ई तो इस्चीरियम का हो गया, और दूसरा अक्षर हो गया कोलाई, ये है उसकी जाति। तो ये 3 अक्षर हो गए, जिसे छोटे पहले को लिखा कैपिटल में और दूसरे और तीसरे अक्षर को जाति वाले को किससे लिखा, स्मॉल लेटर्स में। दूसरा व तीसरा अक्षर जाति से लिया जाता है और उसे अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। जैसे इको आर, इस्चीरिया कोलाई HIND हिंद, D सेकेंड, ये किससे बना है, H फॉर हीमोफिलस, इन्फ्लुएंजी का IN और D जो है ये है प्रभेद, और 1 2 जो है ये रोमन नंबर के पहली बार में मिला या दूसरी बार में मिला, ये इस तरह से इनको नंबर दिए गए हैं। इसका चौथा अक्षर प्रभेद का प्रतिनिधित्व करता है और अंत में रोमन नंबर जिस क्रम में उसको निकाला गया उसका नंबर लिखा जाता है। तो इस्चीरिया कोलाई से जैसे हमने देखा E कैपिटल हो गया, CO स्मॉल हो गया और इसके बाद R इसका प्रभेद हो गया और फर्स्ट इसका रोमन नंबर हो गया। ऐसे ही हिंद H हो गया, IN इन्फ्लुएंजी स्मॉल हो गया, अगर इसको हमने I प्रभेद है तो ये इसका प्रभेद हो गया, और थर्ड इसका या सेकंड या थर्ड इसका रोमन अक्षर हो गया। समझ में आया बच्चों? तो ये प्रतिबंधन एंजाइम जो कि पुनर्योगज DNA टेक्निक का सर्वाधिक प्रमुख और सबसे इम्पॉर्टेंट साधन है, इसके बिना ये तकनीक पूरी नहीं हो पाएगी। तो ये हमने प्रतिबंधन एंजाइम के कैसे काम करता है, प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में पढ़ा। अब प्रतिबंधन एंजाइम से जो DNA खंड अलग होता है उसको हम कैसे विलगित कर सकते हैं, उस अलग खंड को हम कैसे पृथक कर सकते हैं, इसके लिए कौन सी टेक्निक काम में ली जाती है, ये अपन यहाँ पर देखेंगे। तो एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है जिसका प्रयोग इस कार्य के लिए किया जाता है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम DNA को छोटे छोटे खंडों में, अब हमें DNA के छोटे छोटे खंड तो प्रतिबंधन एंजाइम की मदद से मिल गए, अब इन खंडों को हम अलग कैसे करें? इन टुकड़ों को इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक द्वारा अलग किया जाता है। एक जेल मीडियम होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है जिसके द्वारा इन टुकड़ों को हम अलग अलग करते हैं। DNA कैसा होता है बच्चों? ऋणावेशित। ऋणावेशित टुकड़ों को एनोड की तरफ भेजकर अलग कर सकते हैं। ऋणावेशित चीज कहाँ जाएगी? धनावेशित। और एनोड कैसा है? धनावेशित। तो इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में इसी चीज का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में एक जेल काम में लिया जाता है जिसे कहते हैं एगारोज जेल। ये एक समुद्री घास है, अगार अगार एक समुद्री घास है। इससे
ये एक माध्यम, जेल माध्यम तैयार किया जाता है, मिलता है हमें, जिसे कहते हैं एगारोज जेल। जेल आप समझ सकते हैं, जेल ना द्रव ना ठोस, गाढ़ा, शहद के समान जो पदार्थ गाढ़ा होता है उसको कहते हैं जेल। इसका उपयोग किया जाता है। एगारोज जेल के छलनी प्रभाव द्वारा डीएनए के टुकड़े आकार के अनुसार अलग अलग हो जाते हैं। डीएनए के टुकड़े जितने छोटे होते हैं वे एगारोज जेल पर उतनी ही दूर तक जाते हैं। जो चीज़ छोटी होगी उसको एगारोज जेल पर आगे क्या करते हैं, एनोड लगा देते हैं। विद्युत आवेश धनावेश है, ये डीएनए कैसा है, ऋणावेशित टुकड़ा है, तो जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा वो सबसे आगे तक चला जाएगा। डीएनए के इन खंडों को देखने के लिए, अब ये जो छोटे खंड हैं, डीएनए कैसा है, रंगहीन है, तो रंगहीन चीज़ को देखने के लिए माइक्रोस्कोप में थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए हम क्या करते हैं, इनको स्टेन कर देते हैं। जैसे हम कोशिकाओं को, टिश्यूज़ को देखने के लिए हम उनको सेफ्रेनिन से स्टेन करते हैं, जंतु टिश्यूओं को देखने के लिए भी हम स्टेन करते हैं, ऐसे ही हम डीएनए के इन खंड को इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन कर देते हैं, अभिरंजित कर देते हैं, ताकि वो दिखाई दे सकें। अभिरंजित डीएनए खंड यूवी रेज में पराबैंगनी विकिरणों के प्रभाव से चमकीले नारंगी रंग की पट्टियों के रूप में दिखाई देता है। ऑरेंज कलर के ब्राइट बैंड्स दिखाई देते हैं। कौन सी लाइट में, यूवी लाइट में, पराबैंगनी विकिरण में। डीएनए की इन पट्टियों को काट कर, अब छोटे छोटे खंड हैं, ऑरेंज कलर के बैंड्स दिख रहे हैं, इनको काटकर जेल को निष्कर्षित कर दिया जाता है, जेल से इनको अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार अलग हुए वांछित डीएनए खंड को क्लोनिंग वाहक से जोड़कर पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया जाता है। तो ये हो गए डीएनए के अलग टुकड़े, इनको उस जेल से अलग अलग कर लेते हैं साइज के हिसाब से। सबसे छोटा टुकड़ा दूर जाता है, उससे छोटा कम दूर, सबसे बड़ा पास में, उनको आकार के अनुसार अलग अलग कर लिया जाता है। और फिर किस में डाला जाता है उसको, क्लोनिंग वाहक से, वाहक के डीएनए से। वाहक के रूप में मैंने बताया बच्चों, क्या दो चीज़ें काम में ली जाती हैं वाहक, क्लोनिंग वाहक या संवाहक के रूप में, एक तो प्लाज्मिड और एक जीवाणु भोजी। ये दोनों जो हैं वाहक के रूप में, इस पुनर्योगज डीएनए टेक्निक में वाहक के रूप में काम में लिए जाते हैं। इनसे इनको जब जोड़ा जाता है तो क्या बन जाता है, पुनर्योगज डीएनए। और इस पुनर्योगज डीएनए को इस वाहक की मदद से जो परपोषी कोशिका है उसके अंदर डाल दिया जाता है। यहाँ ये परपोषी कोशिका के डीएनए से जुड़ जाता है और हमें वांछित जीन प्राप्त हो जाता है। तो ये हुआ पुनर्योगज टेक्निक का पहला और सबसे उपयोगी साधन, प्रतिबंधन एंजाइम, जिसकी मदद से हमने डीएनए को काटकर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक द्वारा इन डीएनए के टुकड़ों को अलग करके और उनको किसके साथ, वाहक के डीएनए के साथ जोड़ दिया। अब वो वाहक किस तरह से काम करेगा, कैसे परपोषी में जाएगा, कैसे गुणन करेगा, ये इसका आगे का पार्ट है। तो प्रतिबंधन एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी संरचना, ये कैसे प्रक्रिया करते हैं, कैसे पैलिंड्रोमिक अनुक्रम को पहचानते हैं और इनके द्वारा डीएनए खंड को किस टेक्निक से अलग किया जाता है। समझ में आया बच्चों? सबसे पहले पुनर्योगज डीएनए तकनीक के एंजाइम्स कौन कौन से हैं। तो एक एंजाइम काफ़ी डिटेल में हमने पिछले पार्ट में पढ़ा। उसके अलावा दो एंजाइम्स और हैं जो जिनके बिना पुनर्योगज डीएनए टेक्निक पूरी नहीं हो सकती। उसमें पहला है लाइगेज एंजाइम। लाइगेज, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, ये क्या करता है, लियन करने का, जोड़ने का काम करता है। तो पुनर्योगज डीएनए टेक्निक में हमें बाहरी डीएनए को जो मूल डीएनए है उससे जोड़ना है। तो वो जोड़ने का कार्य जो है, एंजाइम जो है, ये लाइगेज एंजाइम वाहक डीएनए यानी कि जो वाहक हम काम में ले रहे हैं पुनर्योगज टेक्निक में, उसके डीएनए से वांछित डीएनए जो हमें चाहिए, जैसा डीएनए हमें प्रतिकृतिकरण के बाद चाहिए, उस डीएनए के खंड को जोड़ने का। तो एक कौन सा डीएनए है, वाहक का डीएनए। तो लाइगेज एंजाइम क्या कर रहा है, वाहक का डीएनए
एक डीएनए किसका है? वाहक का। और दूसरा कौन है सा है? वांछित डीएनए। वांछित डीएनए। तो डीएनए जैसे द्विकुंडलिनी रूप में होता है, उन दोनों डीएनए को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? लाइगेज एंजाइम। तो लाइगेज एंजाइम के बाद एक और एंजाइम है पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज, पॉलीमर किसे कहते हैं बच्चों? बहुलक, एक से अनेक बनना। तो आपको मालूम है डीएनए में एक अद्भुत क्षमता पाई जाती है प्रतिकृतियन की, अपने समान प्रतिकृति बनाने की। तो उस प्रतिकृति बनाकर कई कॉपीज़, फोटोस्टेट में हम कई कॉपीज़ निकालते हैं ना, ऐसे ही डीएनए में, डीएनए का एक गुण है कि उसमें अपने समान प्रतिकृति का गुण पाया जाता है। तो इस गुण का प्रयोग यहाँ पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से टेम्पलेट पर न्यूक्लियोटाइड का बहुलीकरण, न्यूक्लियोटाइड्स क्या है बच्चों? डीएनए किससे मिलके बना है? न्यूक्लियोटाइड से। तो उनका बहुलीकरण करते हैं जिससे डीएनए का निर्माण होता है। किसका बहुलीकरण होता है? न्यूक्लियोटाइड्स का। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से पुनर्योगज डीएनए के गुणन द्वारा, किसका गुणन होता है? पुनर्योगज डीएनए का। पुनर्योगज डीएनए कैसे बना था? लाइगेज एंजाइम की सहायता से। जो वाहक का डीएनए है उसके साथ वांछित डीएनए या विदेशी डीएनए जब जुड़ गया था, तो वो जो दोनों का जुड़ा हुआ भाग था वो पुनर्योगज डीएनए था। अब इस पुनर्योगज डीएनए की अनेक प्रतियां बनानी हैं, और वो काम में कौन मदद करता है बच्चों? पॉलीमरेज एंजाइम। ये पॉलीमरेज एंजाइम इस पुनर्योगज डीएनए की अनेक प्रतियां इसके द्वारा तैयार की जा सकती हैं। और जो एक डीएनए का तो एक प्रतिकृति होती है, लेकिन जब दो डीएनए मिले हुए हैं लाइगेज एंजाइम की मदद से, तो पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा इसकी प्रतिकृतियां बनती हैं, इनका बहुलीकरण होता है। और इस तरह जो बनती हैं, जैसे अपन फोटो कॉपी करते हैं, हूबहू समान पन्ना निकलता है, ऐसे ही इस बहुलीकरण में भी हूबहू समान पुनर्योगज डीएनए की प्रतिलिपियां बनती हैं। और ये क्या कहलाती हैं? इनको सी डीएनए यानी कॉपी डीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहा जाता है। तो ये डीएनए जो है, इस डीएनए की प्रतियों को सी डीएनए या कॉपी डीएनए कहा जाता है। तो पहला कौन सा एंजाइम था बच्चों? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। दूसरा कौन सा अपन ने पढ़ा? लाइगेज एंजाइम। तीसरा कौन सा पढ़ा हमने? पॉलीमरेज एंजाइम। तो ये तीन तो हो गए पुनर्योगज तकनीक में काम में आने वाले एंजाइम्स। अब जो अगली चीज़ जो कि बिल्कुल इन्हीं के समान इम्पॉर्टेंट है, वो है वाहक, क्लोनिंग वाहक, जिसे हम वेक्टर भी कहते हैं। तो वाहक, जैसा नाम से पता चल रहा है, किसी चीज़ को वाहित करने वाला, ले जाने वाला। तो ये जो वाहक हैं ये कुछ स्पेशल टाइप के हैं। मतलब डीएनए के खंड, बहुत सारे कॉपी डीएनए बन गए। अब उसको हमें जिस परपोषी कोशिका के अंदर डालना है, उसको अपन डायरेक्ट इंजेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए एक वाहक, क्लोनिंग वाहक काम में लिया जाता है। तो वेक्टर के रूप में दो चीज़ें मुख्य रूप से काम में ली जाती हैं, एक है प्लाज्मिड और एक है जीवाणुभोजी। तो जीवाणुभोजी तो हमने पढ़ा है बच्चों, वायरस है एक प्रकार का, तो जो जीवाणु को पर अटैक करता है और जीवाणु के ऊपर, अपने जीवाणु के आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पर अपना कब्जा कर लेता है। और दूसरा है प्लाज्मिड, ये जीवाणुओं में पाया जाने वाला अतिरिक्त गोलाकार डीएनए है। तो ये प्लाज्मिड और जीवाणुभोजी जो हैं, पुनर्योगज डीएनए टेक्निक में वाहक का, क्लोनिंग वाहक का काम करते हैं कि पुनर्योगज डीएनए को परपोषी कोशिका के अंदर ले जाने का काम करते हैं। तो ये क्योंकि वाहक का काम करते हैं, इसलिए ये वेक्टर या क्लोनिंग वाहक कहलाते हैं। वाहक जीवाणु कोशिका में स्वतंत्र प्रतिकृतियां बनाने में संभव होता है। मतलब वाहक में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो इन कोशिकाओं में स्वतंत्र प्रतिकृतियां बनाने में, किसकी प्रतिकृतियां? डीएनए की।
यदि विजातीय वांछित डीएनए खंड को इन वाहकों से जोड़ दें तो वाहक के साथ साथ वांछित डीएनए भी, जब वाहक अपनी प्रतिकृति बनाएगा तो उसके साथ जो हमने वांछित डीएनए जोड़ा है वो जुड़े हुए की भी प्रतिकृति साथ में बनेगी। तो ये वाहक इस तरह से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं बच्चों, ये दो वाहक हमने देखे हैं। जीवाणुभोजी, ये तो चित्र है जीवाणुभोजी का, आप सभी इससे परिचित हैं। जीवाणुभोजी क्या है? जो कि एक जीवाणु को संक्रमित करता है और जीवाणु के आनुवंशिक मटेरियल पर अपना कब्जा कर लेता है और इन पुच्छ प्लेट के द्वारा ये जीवाणुओं के अंदर धंस जाता है। दूसरा है प्लाज्मिड, इसका एक उदाहरण है PBr 322। ये एक प्लाज्मिड का नाम है जिसमें प्लाज्मिड ये क्या है? जीवाणु में पाया जाने वाला अतिरिक्त जो DNA मटेरियल है, जो आनुवंशिक पदार्थ है, वही प्लाज्मिड कहलाता है। ये गोलाकार रूप में पाए जाते हैं, इसलिए इसका आकार हम गोलाकार देख रहे हैं। तो ये दोनों ही जीवाणुभोजी और प्लाज्मिड किसका काम करते हैं? वाहक का। अब पुनर्योगज डीएनए तकनीक में वाहक का काम, जो वांछित डीएनए है वो वाहक डीएनए के साथ मिलकर प्रतिकृतित होता है और फिर वो परपोषी कोशिका में पहुंचाया जाता है। तो अब हम देखेंगे बच्चों, वाहक में क्या गुण होने चाहिए। ये जो वाहक हर पुनर्योगज टेक्निक के लिए अलग अलग जीवाणुभोजी या अलग अलग प्लाज्मिड के भी कई प्रकार हैं, अलग अलग हम काम में लेते हैं। तो उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए, एक वाहक में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए कि वो एक कुशल वाहक के रूप में डीएनए को, वांछित डीएनए को अपने डीएनए के साथ मिला करके और परपोषी कोशिका में पहुंचा सके। तो सबसे पहला है प्रतिकृतियन का उद्गम। तो हर वाहक में एक उद्गम स्थल होना चाहिए, एक उद्गम स्थल, ओरिजिन, जहाँ से प्रतिकृतियन शुरू होगा, उसे कहते हैं उद्गम स्थल। वाहक में प्रतिकृतियन का उद्गम मतलब प्रतिकृतियन मतलब एक प्रति के समान अन्य प्रतियां बनाना। इस प्रतिकृतियन का शुरू होने का जो स्थान है वो कहलाता है उद्गम स्थान या ओरिजिन स्थान। इसे ओरी भी कहा जाता है। ये ऐसा अनुक्रम है, ऐसी सीक्वेंस है जो प्रतिकृतियन प्रारंभ करने के लिए आवश्यक है। किसी भी डीएनए के प्रतिकृतियन को शुरू करने के लिए जो आवश्यक पॉइंट है वो कहलाता है इसका उद्गम स्थल। जब कोई डीएनए खंड इस अनुक्रम से जुड़ता है तो उसका परपोषी कोशिका में प्रतिकृतियन संभव हो जाता है। यह अनुक्रम उत्पत्ति स्थल या ओरी कहलाता है। ओरी किससे बना है? ओरिजिन। किसका ओरिजिन? प्रतिकृतियन का। इस रेप्लिकेशन जो डीएनए का है उसकी शुरुआत करने का काम ये करता है। जोड़े गए डीएनए की प्रतिकृति संख्या के नियंत्रण हेतु अब प्रतिकृति कितनी होनी है? 2 होनी है, 4 होनी है, 6 होनी है कि 8 होनी है? इसका नियंत्रण भी यही ओरिजिन या उत्पत्ति स्थल करता है। तो वाहक में उत्पत्ति स्थल या उद्गम स्थल या ओरी मिलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसी के द्वारा ही प्रतिकृतियन की क्रिया प्रारंभ होगी और प्रारंभ होने के बाद नियंत्रित भी कि कितनी प्रतिकृतियां डीएनए की बननी है, इसको कंट्रोल या नियंत्रित भी कौन करेगा? यही स्थल। आगे देखते हैं बच्चों, दूसरा जो गुण, पहला गुण तो ये सभी वाहक में होना चाहिए। दूसरा गुण है वरण योग्य चिन्हक। वरण मतलब किसी चीज़ का सिलेक्शन, किसी चीज़ का चयन। बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने पड़ी हैं, हम उसमें से अपने पसंद की 2 चीज़ें हमें उठाने के लिए कहा गया है, तो हमने उनका क्या करा? वर्ण कर लिया। चयन या वर्ण एक ही बात है। वाहक में प्रतिकृतियन के उद्गम के साथ वर्ण योग्य चिन्हक। किसका? वर्ण योग्य चिन्हक मतलब ये पता लगना कि ये चीज़ लेने लायक है या नहीं, इस चिन्ह का होना कहलाता है वर्ण योग्य चिन्हक।
रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसके जब वर्ण होता है वर्ण योग्य चिन्हक से, उसके बाद जो क्रिया होती है वो है रूपांतरण, जिसे ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा डीएनए खंड जीवाणु कोशिका में प्रवेश कराया जाता है, तो जीवाणु इस खंड को ग्रहण कर लेता है, तो ये रूपांतरित जीवाणु, जब जीवाणु उस बाह्य डीएनए खंड को अपने डीएनए के साथ ग्रहण कर लेता है, जोड़ लेता है, तो ये क्या कहलाता है? रूपांतरित जीवाणु। और जो जीवाणु इस डीएनए खंड को ग्रहण नहीं कर पाते, उसमें अक्षम होते हैं, वो कहलाते हैं अरूपांतरित जीवाणु। तो रूपांतरित और अरूपांतरित समझ में आ गया बच्चों? जो डीएनए खंड को ग्रहण करते हैं वो रूपांतरित, और जो डीएनए खंड को ग्रहण करने में अक्षम होते हैं वो अरूपांतरित। वर्ण योग्य चिन्हक क्या करते हैं? ये जो सिलेक्शन के जो स्थल हैं, ये क्या करते हैं? अरूपांतरित जीवाणु को पहचान कर उन्हें समाप्त कर देते हैं, और वर्ण योग्य चिन्हक रूपांतरित जीवाणु की चयनात्मक वृद्धि में सहायता करते हैं। मतलब जो तो रूपांतरित हो गए उनको तो ये बढ़ाते हैं, और जो रूपांतरित नहीं हो सके उनको समाप्त करने में सहायता करते हैं। तो समझ में आया? वर्ण योग्य, वर्ण मतलब चयन करना, अपने काम की चीज कौन सी है? जो रूपांतरित हुआ है वो पुनर्योगज डीएनए टेक्निक में काम का है, तो उसका तो सेलेक्ट कर लिया, उसको तो चयनित कर लिया, और जो काम का नहीं था उसको धीरे धीरे समाप्त कर लिया। तो है ना समझदार? तो हमें भी क्या करना चाहिए कि जो काम की बातें हैं उनको अपने दिमाग में याद रखना है, और जो बेकार की बातें हैं वो बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देनी है। तो वर्ण योग्य चिन्हक जो कि वाहक में पाए जाते हैं, उनसे ये सीखने की बात है कि काम की चीज़ को रखना है और बेकार की चीज़ को धीरे धीरे हटा देना है ना बच्चों? मज़ेदार। आगे चलते हैं बच्चों। ये प्लाज्मिड का चित्र है। एस्चीरिया कोलाई जीवाणु में एंटीबायोटिक हमने कौन से पढ़े हैं? टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, ये सब क्या थे? एंटीबायोटिक। तो आजकल इन एंटीबायोटिक्स के लिए, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के लिए प्रतिरोधकता प्रदान करने वाले जीन को महत्वपूर्ण वर्ण योग्य चिन्हक माना गया है। तो ये देखो, इस पर ये एम्पिसिलिन के लिए और ये टेट्रासाइक्लिन के लिए, ये जो दो स्थल दिखाए हैं ग्रीन कलर वाले, ये दोनों स्थल क्या करते हैं? एस्चीरिया कोलाई जीवाणु में इन दोनों के लिए प्रतिरोधकता पैदा करने वाले जीन को वर्ण योग्य चिन्हक माना जाता है। तो ये वही वाहक का चित्र देखा हमने, PBR 322, जो पुनर्योगज डीएनए टेक्निक में वाहक के रूप में ज़्यादातर काम में लिया जाता है। तो वाहक में ये गुण होना, वर्ण योग्य चिन्हक होना, ओरिजिन होना, ये सब बहुत आवश्यक है। आगे और गुण देखते हैं हम वाहक के। वाहक में तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है क्लोनिंग स्थल। क्लोनिंग स्थल जहाँ पर क्लोनिंग होनी है। हमने डीएनए को जोड़ दिया, डीएनए की प्रतिकृति बना ली, उनमें से कुछ को चुन लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करना है? पहचान स्थल। वाहक में एक ही पहचान स्थल होना चाहिए जहां प्रतिबंधन एंजाइम क्रिया कर सके। प्रतिबंधन एंजाइम क्या करता है? आणविक कैंचियां हैं, वो उसको काटने का काम करता है। तो प्रतिबंधन एंजाइम जहां पर उस पहचान स्थल को पहचाने और वहां पर उस पर क्रिया करे, तथा विजातीय डीएनए को वहां पर जोड़ा जा सके। आया समझ में बच्चों? PBR 322 प्लाज्मिड में टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी टेट-आर व एम्पिसिलिन प्रतिरोधी MPR जीन होते हैं। मैंने आपको अभी दिखाए, ग्रीन कलर का जो पार्ट था, ये दोनों जो हैं इस PBR 322 में टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी और एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन होते हैं। ये पहचान के स्थल हैं जहाँ पर प्रतिबंधन एंजाइम को क्रिया करनी है और वहाँ पर विजातीय डीएनए को जोड़ना है। समझ में आया बच्चों? आगे चलते हैं। इनमें से एक जीन में टेट-आर जीन के प्रतिबंधन स्थल पर कोई विजातीय डीएनए जोड़ा जाता है तो टेट्रासाइक्लिन के प्रति प्रतिरोध समाप्त हो जाता है। मतलब टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है उसका जो प्रतिरोध है वो समाप्त हो जाता है और टेट्रासाइक्लिन उस पर असर
करती है। एक जीन में टेट-आर जीन के प्रतिबंधन स्थल पर जब कोई विजातीय डीएनए जोड़ा जाएगा तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी। ऐसे पुनर्योगज प्लाज्मिड युक्त जीवाणुओं को एम्पीसिलिन युक्त माध्यम में स्थानांतरित करने पर वो वर्धन करते हैं, क्योंकि उनमें टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन का प्रतिरोध समाप्त हो गया है, इसलिए वो दूसरे प्रतिरोध माध्यम में एम्पीसिलिन युक्त माध्यम में अगर उनको स्थानांतरित कर दिया जाए तो वर्धन यानी वो अपनी बढ़ोतरी करते हैं। अब जीन क्लोनिंग हेतु वाहक, अब कौन से वाहक हैं? जीवाणुओं और विषाणुओं की सहायता से यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जीन स्थानांतरण किया जाता है। कौन से जीवाणु हैं? या तो जीवाणु भोजी वायरस हैं, या जीवाणु कौन से हैं? प्लाज्मिड। जीवाणुओं का अतिरिक्त आनुवंशिक डीएनए जो है वो प्लाज्मिड कहलाता है तो वो जीवाणु के अंदर ही तो इन जीवाणुओं और विषाणुओं की सहायता से, तो प्लाज्मिड क्या हो गया? जीवाणुओं, और विषाणु क्या हो गया? जीवाणु भोजी की सहायता से यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जीन स्थानांतरण किया जाता है, जिससे परपोषी कोशिकाएं जीवाणुओं और विषाणुओं जो उसके वाहक थे उसके अनुरूप परपोषी कोशिका कार्य करने लगती है। अब ये कौन से हैं? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस, ये मृदा में मिलने वाला एक दंडाकार जीवाणु है। पूर्व में हमने सूक्ष्म जीव वाले पाठ में इसको देखा है। ये जीवाणु जेनेटिक इंजीनियर के रूप में कार्य करता है। किस रूप में कार्य करता है? एक जेनेटिक इंजीनियर। इंजीनियर क्या काम करता है? टेक्नोलॉजी रिलेटेड, और ये आनुवंशिकता से संबंधित काम करता है, इसलिए जीन के हेरफेर का काम करता है, इसलिए इसको आनुवंशिक इंजीनियर या जेनेटिक इंजीनियर के रूप में कार्य करता है। द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं, जो मिट्टी में ये जीवाणु मिलता है, तो द्विबीजपत्री पादपों में क्राउन गॉल रोग उत्पन्न करता है। कौन? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस। इस रोग में पौधे की कोशिकाएं अनियंत्रित वृद्धि कर ट्यूमर बना लेती हैं। जैसे कैंसर हमने पढ़ा है ना, कोशिकाएं नियंत्रित रूप से ना होकर अनियंत्रित रूप से कोशिका का गुच्छ बना लेती हैं, एक कोशिका का झुंड बना लेती हैं, और ये कोशिका का झुंड जो है वो ट्यूमर कहलाता है। यह ट्यूमर रोगजनक जीवाणु के लिए आवश्यक रसायनों को बनाता है। जो रोगजनक जीवाणु है उसके लिए ये जो ट्यूमर है ये आवश्यक रसायन बनाता है। जीवाणु स्वयं पादप कोशिका में पूरा जीवाणु प्रवेश नहीं करता, केवल उसका टीआई प्लाज्मिड जो है, क्या बताया मैंने? जीवाणु के अंदर ये अगर एक जीवाणु है, ये हमने एक जीवाणु का चित्र बनाया, ये जीवाणु का आनुवंशिक पदार्थ है, तो इसके अंदर अतिरिक्त ये जो आनुवंशिक पदार्थ है ये कहलाएगा प्लाज्मिड। क्या कहलाएगा? ये प्लाज्मिड। तो ये तो जीवाणु का आनुवंशिक पदार्थ है, और ये जो गोलाकार है ये उसका अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ है, तो ये क्या है? प्लाज्मिड। अब ऐसा ही टीआई प्लाज्मिड पोषक कोशिकाओं में प्रवेश कर रहा है। पूरा जीवाणु अंदर नहीं जा रहा, ये पूरी इसकी भित्ति नहीं जा रही, केवल उसका कौन सा भाग जा रहा है? ये प्लाज्मिड वाला भाग कोशिका में प्रविष्ट करता है। टीआई प्लाज्मिड का छोटा भाग टी-डीएनए पादप कोशिका के जीनोम में समावेश करता है। अतः एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस के टीआई प्लाज्मिड को महत्वपूर्ण क्लोनिंग वाहक के रूप में रूपांतरित करने में प्रयोग किया जाता है। तो इस जीवाणु का जो मिट्टी में पाया जाता है और क्राउन गॉल नामक रोग उत्पन्न करता है, इसका जो टीआई प्लाज्मिड है, इस टीआई प्लाज्मिड का एक छोटा भाग टी-डीएनए पादप कोशिका के जीनोम में लग जाता है, समावेशित हो जाता है, इसलिए इस टीआई प्लाज्मिड को महत्वपूर्ण क्लोनिंग वाहक के रूप में रूपांतरित कर प्रयोग किया जाता है। क्लोनिंग वाहक के रूप में इसको काम में लिया जाता है। अब इसके अलावा जंतु विषाणु, कुछ ऐसे रेट्रोवायरस या पश्च विषाणु होते हैं जिन्हें सामान्य कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में बदल देते हैं। रेट्रोवायरस पश्च विषाणु को हानि रहित बनाकर वाहक के रूप में
हानि रहित बनाकर वाहक के रूप में जंतु कोशिका में, ये पहले वाला तो किस में कर रहा था, प्लाज्मिड प्लांट सेल्स में, और रेट्रोवायरस किस में कर रहा है, जंतु कोशिका में। वो ही इस रेट्रोवायरस को हानि रहित बना करके और जंतु कोशिका में वांछित डीएनए को पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। तो ये हुई बच्चों इसकी विशेषता। अब ये वाहक के बारे में हमने तीनों चारों विशेषताएं वाहक की हमने पढ़ ली। अब वाहक को हमें लेके कहाँ जाना है, परपोषी जीव में। तो हम पुनर्योगज डीएनए टेक्निक के साधन पढ़ रहे हैं। पहला हमने क्या पढ़ा, प्रतिबंधन एंजाइम। दूसरा हमने क्या पढ़ा, लाइगेज एंजाइम। वाहक के सारे गुण हमने पढ़ लिए। वाहक कैसे काम करता है, जीवाणु भोजी और प्लाज्मिड वाहक के रूप में काम करते हैं। अब वाहक को कहाँ भेजना है, परपोषी जीव में। तो पांचवा साधन जो पुनर्योगज डीएनए टेक्निक का है वो है परपोषी जीव, जिसके अंदर पुनर्योगज डीएनए को हमें डालना है। तो ये जो पुनर्योगज, ये जो परपोषी जीव है, ये क्या करता है, प्रवेश सक्षम बनाने के लिए विजातीय डीएनए खंड को उचित वाहक में जोड़ने के बाद इसे जीवाणु में, पौधे में या जंतु में, जो भी परपोषी है, इसमें स्थानांतरित किया जाता है। जो भी परपोषी जीव है उसमें वाहक की मदद से इसको स्थानांतरित करते हैं। अब पुनर्योगज डीएनए को परपोषी जीव कोशिका में प्रवेश करने से पहले परपोषी कोशिका को कैल्शियम क्लोराइड में क्या होगा बच्चों, दो आयन होंगे, एक कैल्शियम आयन और एक क्लोराइड आयन। कैल्शियम क्लोराइड के रूप में कैल्शियम आयन से हमें इसको किससे संसाधित करना है, अब ये हो गया कैल्शियम क्लोराइड, तो इसमें से दो आयन बने, एक कैल्शियम प्लस प्लस आयन और एक क्लोराइड, एक बना क्लोराइड आयन। तो हमारा काम किससे है, कैल्शियम आयन से। तो कैल्शियम आयन से इस पुनर्योगज डीएनए को संसाधित किया जाता है। परपोषी जीवाणु कोशिका को पुनर्योगज डीएनए के साथ बर्फ पर कुछ समय बाद 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप दिया जाता है। इसे कहते हैं हीट शॉक, मतलब एकदम उस जीवाणु की जो कोशिका है उसको पुनर्योगज डीएनए के साथ हीट शॉक, पहले सबसे पहले किससे उपचारित किया, कैल्शियम आयन से, कैल्शियम क्लोराइड वाले कैल्शियम आयन से, फिर उसको हीट शॉक दिया 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक, दोनों को, पुनर्योगज डीएनए को और परपोषी कोशिका को साथ रखा। इस उपचार से पुनर्योगज डीएनए परपोषी कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है। किससे, शॉक, हीट शॉक थेरेपी से ये इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। अब पुनर्योगज डीएनए को परपोषी कोशिका के अंदर किन विधियों से प्रविष्ट कराया जाता है, तो परपोषी कोशिका उसको एक्सेप्ट करेगी। परपोषी कोशिका जो है उसके बाहर कोशिका भित्ति हो सकती है, कोशिका झिल्ली हो सकती है, केंद्रक झिल्ली हो सकती है, और कहाँ जाना है जीन को, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र के ऊपर, तो उसको कई स्टेप्स से अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा। तो पहली विधि है सूक्ष्म अंतःक्षेपण या माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो मतलब बहुत छोटा, बहुत सूक्ष्म, माइक्रोस्कोपिक। तो ऐसा इंजेक्शन जिसकी नीडल जो है वो बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है, उस माइक्रो इंजेक्शन की मदद से पुनर्योगज डीएनए को सीधे ही जंतु कोशिका के केंद्रक में प्रवेश कराया जाता है। तो इसके लिए कोई सिरिंज या माइक्रोपोर वाली इंजेक्शन वाली सिरिंज चाहिए, क्योंकि पहुंचना कहाँ है, परपोषी कोशिका के कहाँ पहुंचना है, सिर्फ कोशिका के अंदर ही नहीं जाना। कोशिका के अंदर केंद्रक है, केंद्रक के अंदर ये गुणसूत्र हैं और इन गुणसूत्रों के ऊपर इसको जाना है। तो ये पहले कोशिका झिल्ली को भेदेगा, कोशिका भित्ति को भेजेगा, फिर गुणसूत्र तक इसकी पहुंच हो पाएगी। इस विधि में माइक्रो इंजेक्शन, एक तरह का जो हमें इंजेक्शन लगता है उससे भी सूक्ष्म एक इंजेक्शन होता है, जिसके द्वारा पुनर्योगज डीएनए को जंतु कोशिका के केंद्रक में सीधे पहुंचा दिया जाता है।
दूसरा है जीन गन या बायोलिस्टिक विधि। इसमें क्या किया जाता है बच्चों, पादप कोशिकाओं के लिए, पहले तो जो पहली विधि थी वो जंतु कोशिकाओं के लिए, अब पादप कोशिकाओं में क्या है कि कोशिका झिल्ली के बाहर एक कोशिका भित्ति और है, आपको मालूम है ना, ये क्या है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी, इसके अंदर क्या है, कोशिका झिल्ली, फिर क्या है, कोशिका झिल्ली, और फिर तीसरी कौन सी है, ये कौन सी है, केंद्रक, केंद्रक झिल्ली, और इसके अंदर हमको इसको पुनर्योगज डीएनए को पहुंचाना है। तो हमें कितनी झिल्लियां भेजनी है, 1, 2 और 3, पहले भित्ति, फिर झिल्ली, फिर केंद्रक झिल्ली, तो हमें 3 झिल्लियों को भेजना है। तो ये काम करने के लिए एक जीन गन, इसे कहते हैं बायोलिस्टिक विधि, इसके लिए सोने या टंगस्टन के जो कण होते हैं उनको डीएनए से विलेपित करके, उस पर डीएनए लगाकर उच्च वेग के, मतलब डीएनए को लपेट दिया जाता है इन कणों पर, उच्च वेग के कणों की बमबारी प्रोजेक्टाइल गन के माध्यम से पादप कोशिका में, किसमें हो रही है, ये पादप कोशिका में। और क्यों ज़्यादा वेग की आवश्यकता है, क्योंकि पादप कोशिका के अंदर पहुंचने के लिए उसे 3 भित्तियों को, 3 लेयर्स को पार करना है। सबसे बाहरी कोशिका भित्ति, उसके बाद कोशिका झिल्ली, उसके बाद केंद्रक झिल्ली, और केंद्रक झिल्ली के बाद वो गुणसूत्र तक पहुंचेगा जहां पर डीएनए मिलेगा, जीन मिलेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, तीव्र वेग के कण कोशिका के अनेक स्तरों को भेदकर केंद्र के अंदर, केंद्रक में पहुंचकर रूपांतरण कर देते हैं। ये जो पुनर्योगज डीएनए है वो इन सोने या टंगस्टन के सूक्ष्म कण, जिन्हें प्रोजेक्टाइल गन के द्वारा, गन से क्या होता है, गोली तेजी से निकलती है, तो ये भी एक प्रोजेक्टाइल गन है जिससे तेज गति से ये कण निकलते हैं, और इन कणों के साथ ही पुनर्योगज डीएनए भी इन कोशिका की तीनों भित्तियों को, झिल्लियों को पार करता हुआ अंदर पहुंच जाता है। अब तीसरी विधि है अहानिकारक रोगजनक वाहक। बिना हानि पहुंचाने वाले कौन से वाहक हैं जिनके माध्यम से इसे अंदर पहुंचाया जा सकता है। प्राकृतिक रोगजनों की रोगकारी प्रकृति को समाप्त करके उनकी जीन डिलीवरी क्षमता का प्रयोग वांछित डीएनए को स्थानांतरित करने में किया जा सकता है। तो जैसे अपन ने पढ़ा, जंतुओं में रेट्रोवायरस और पादपों में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस। तो ये दोनों इनकी क्या करते हैं, रोगकारी प्रकृति को खत्म कर देते हैं, मतलब इनको रोग नहीं, जैसे रेट्रोवायरस या पश्च वायरस है, ये कैंसर कारक है, जंतु में कैंसर सेल्स को उद्दीपित कर देता है, तो वो कारक इसका हटा दिया। लेकिन इस रेट्रोवायरस को किसके लिए, पुनर्योगज डीएनए को पहुंचाने के लिए, स्थानांतरित करने के लिए इसकी जो जीन डिलीवरी क्षमता है इसका प्रयोग किया जाता है। रेट्रोवायरस का जंतुओं में और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस का पौधों। तो ये बच्चों हमने पढ़े पुनर्योगज डीएनए टेक्निक के सभी साधन जो काम में इस टेक्निक में लिए जाएंगे। तो ये वाहक बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा पुनर्योगज डीएनए टेक्निक का अंतिम परपोषी कोशिका में किस तरीके से पुनर्योगज डीएनए डाला गया ये हमने समझा। अब अगले पार्ट में हम पुनर्योगज डीएनए की प्रक्रिया पढ़ेंगे। धन्यवाद।